नमस्कार, न्यूज रूम से इस वक्त आप देख रहे हैं हमारा प्राइम टाइम शो सवाल इंडिया का, जिसमें आपके सवालों को और दिन भर की राजनीतिक जो हलचल है उस पर सबसे सॉलिड अपडेट हम देते हैं। तो आज की शुरुआत उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर के साथ, क्योंकि देखिए चुनाव तो अभी वक्त है आने में उससे पहले, लेकिन जिस तरह से जातियों के इर्द गिर्द राजनीति सिमट गई है वो एक बड़ा सवाल खड़ा करती है। अब देखिए, पंकज चौधरी की फटकार पर अखिलेश यादव ने सवाल उठाए हैं। शायराना अंदाज में बीजेपी पर यह हमला बोला है। और खबर क्या है, दरअसल ब्राह्मण विधायकों को लेकर जो बैठक हुई थी उसे लेकर पंकज चौधरी ने जिस तरह से रिएक्ट किया है, नए नवेले बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, उनके इस रिएक्शन पर अखिलेश यादव का ये तंज आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि खुद करें तो कोई परेशानी नहीं, लेकिन दूसरों के भोज पर आप सवाल उठा रहे हैं, फरमान भेज रहे हैं। और शायराना अंदाज में उन्होंने ये पोस्ट लिखा, जिसकी एक झलक इस वक्त स्क्रीन पर भी आपको हम दिखा रहे हैं। अपनों की महफिल सजे तो जनाब मेहरबान, और दूसरों को भेज रहे हैं चेतावनी का फरमान। तो राजनीतिक टीका टिप्पणियों का ये दौर अभी आपको आगे और दिखाई देगा। चुनाव जैसे जैसे आगे बढ़ेगा और चुनाव को लेकर जब सरगर्मियां और तेज होंगी तो ये अटैक्स भी और तेज होते हुए दिखाएंगे। लेकिन अब आपको ये पूरा मामला बताते हैं क्या है। देखिए, 11 अगस्त की तारीख जब राजपूत विधायकों की एक बैठक होती है उत्तर प्रदेश में, उस समय बीजेपी की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आता। लेकिन बीते दिनों ब्राह्मण विधायकों की एक बैठक हुई और उसे लेकर पंकज चौधरी, जो बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने फटकार जिस तरह से लगाई है, इस पर अखिलेश यादव ने ये तंज कसा। लेकिन पहले आपको एक रिपोर्ट में दिखाते हैं कि दरअसल हो क्या रहा है उत्तर प्रदेश में। पहली तस्वीर 11 अगस्त की है, जहां लखनऊ में राजपूत विधायकों की एक बैठक हुई थी। जबकि दूसरी तस्वीर 2 दिन पहले की है। लखनऊ में ब्राह्मण विधायकों की बैठक हुई। दोनों तस्वीरों में एक अंतर है कि एक में राजपूत विधायकों की बैठक है तो दूसरे में बीजेपी के ब्राह्मण विधायक चर्चा में रहे हैं। लेकिन एक बड़ा अंतर जो सामने नहीं दिख रहा है वो ये कि जब राजपूत विधायकों की बैठक हुई तो किसी ने कोई सवाल नहीं उठाए, लेकिन ब्राह्मण विधायकों की बैठक को लेकर यूपी बीजेपी अध्यक्ष ने बैठक के 2 दिनों के बाद कड़ी फटकार लगा दी। पंकज चौधरी ने बैठक पर नाराजगी जताते हुए और चेतावनी देते हुए कहा है कि आगे इस तरीके की बैठक करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस बैठक को लेकर पंकज चौधरी ने अपने विधायकों से और क्या कुछ कहा, ये आपको बताते हैं। पंकज चौधरी ने विधायकों से कहा कि वो किसी तरह की नकारात्मक राजनीति का शिकार न बने। बैठक बीजेपी के संविधान के मुताबिक नहीं थी। बीजेपी सिद्धांतों और आदर्शों वाली पार्टी है। बीजेपी वर्ग विशेष की राजनीति नहीं करती और समाज के हिसाब से बैठक से गलत संदेश जाता है। भविष्य में ऐसी बैठक को अनुशासनहीनता माना जाएगा और आगे ऐसी बैठक पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बैठक को लेकर ब्राह्मण विधायकों को पंकज चौधरी की चेतावनी पर एक सवाल उठा, और वो सवाल ये कि जब राजपूत विधायकों की बैठक हुई तब कुछ क्यों नहीं कहा गया, और ब्राह्मण विधायकों की बैठक हुई तो ये सवाल क्यों उठाए जाने लगे। बहरहाल इधर बैठक और फिर चेतावनी के बाद विपक्ष को फिर एक बड़ा मौका मिल गया। समाजवादी पार्टी ने कहा कि बीजेपी ब्राह्मण विधायकों से डरी हुई है, तो वहीं कांग्रेस ने कहा है कि ब्राह्मण विधायकों को घुटन हो रही है, तो उनके लिए रास्ता खुला है। देखिए, बैठक तो करने का अधिकार है, बैठना। अगर ब्राह्मण बैठ के आपस में बातचीत कर लिया तो कोई अपराध तो किया नहीं है। लेकिन ये भाजपा डरी हुई है और उसका जनाधार खिसक रहा है, और वो इसलिए डरी हुई है कि ब्राह्मणों की उपेक्षा की है, तो ब्राह्मण अगर कहीं नाराज हो जाएगा तो उनकी सरकार गिर न जाए, इसलिए इस तरह से उन पर दबाव बना रहे। तो पहले दूसरों ने भी की थी, अब उन्होंने कर ली, तो ये तो उनकी पार्टी का मामला है। हम तो हमारे, अगर घुटन महसूस हो रही है, आपको किसी को घुटन लग रही है तो आ जाओ इधर। बैठक को लेकर प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से मिली चेतावनी के बाद कोई भी ब्राह्मण विधायक कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी क्या कुछ कह रही है, ये आपको सुनाते हैं। समाजवादी पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति करती है और एक जातिवादी पार्टी है। वह कभी यह सवाल क्यों नहीं उठाती है कि जो अशरफ समाज के लोग जो राजनीति में इस समय जो है अग्रज हैं, जिसमें सैयद शेख पठान मुगल हैं, उन्हीं के हाथ में कमान क्यों है। क्यों नहीं अजलाफ के बारे में बात होती है, क्यों नहीं अरजाल के बारे में बात होती है, जिसमें अंसारी, कुरैशी, मंसूरी, सलमानी, रंगरेज, लोहार, हलाल खोर, मेहतर, भंगी, मोची, डोम, उनकी बात क्यों नहीं करते हैं। यानी कि हिंदुओं को जातियों में बांटेंगे और मुस्लिम्स को एक समाज के रूप में देखेंगे।
23 अगस्त को ब्राह्मण विधायकों की जो बैठक हुई उसको लेकर ये बताया गया था कि बैठक में ब्राह्मण समुदाय को लेकर चर्चा की गई। गरीब ब्राह्मणों की मदद के लिए फंड बैंक बनाया जाएगा। फंड बैंक में रिटायर्ड जज, वकील, डॉक्टर ब्राह्मण जोड़े जाएंगे। ब्राह्मणों की मौत पर आर्थिक मदद की जाएगी। ब्राह्मणों की राजनीतिक हिस्सेदारी पर चर्चा, संख्या के आधार पर हिस्सेदारी की मांग होगी। सियासत में ब्राह्मणों का एक चेहरा बनाने पर चर्चा। राजपूत विधायकों की बैठक पर चुप्पी और ब्राह्मण विधायकों की बैठक पर चेतावनी ने एक बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। अब इसके पीछे की कहानी क्या है, ये तो बीजेपी ही जानती है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। जातीय समीकरण भारत की राजनीति में क्या रोल प्ले करते हैं किसी से छिपा नहीं है, और खासकर बात जब उत्तर प्रदेश या बिहार जैसे राज्यों की हो तो वहां पर ये परिस्थिति और विकट रूप ले लेती है। और इस समय आपको बताएं कि योगी आदित्यनाथ जब सेकंड टाइम सत्ता में हैं और हैट्रिक के लिए बीजेपी की तरफ से तैयारी है, तो ऐसे वक्त में जातीय समीकरणों को लेकर ये आरोप योगी सरकार पर लगते रहे, जहां पर ब्राह्मण वर्सेस राजपूत समाज आमने सामने खड़ा है। पक्षपात के आरोप विपक्ष की तरफ से भी लगातार लगाए गए, और इन सबके बीच जब ब्राह्मण विधायकों की बैठक होती है तो यकीनन उस पर पॉलिटिकल रिएक्शन आना बनता है। इस बीच ब्राह्मण महासभा के अध्यक्ष सोहन लाल शर्मा ने ये पूछा कि ठाकुरों की बैठक पर अगर सवाल नहीं तो ब्राह्मणों की बैठक पर ये सवाल क्यों? कोई बात करते हैं संगठित होकर के तो उस पर सरकार और सारे लोगों को, समाज के लोगों को भी की प्रतिक्रिया होती है। ठाकुर कोई संगठन करें, बात करें तो उस पर कहीं कोई प्रतिक्रिया नहीं होती। इसी प्रकार से हमारे अन्य समाज के जाति संगठन के लोग संगठन करके, सभा करके कोई बात कहते हैं तो उस पर भी किसी की कोई प्रतिक्रिया नहीं होती। लेकिन जब ब्राह्मण कोई बात करता है अपने समाज के बारे में तो उस पर प्रतिक्रियाएं आती हैं। ये किसी भी प्रकार में सहन करने योग्य बात नहीं है। तो यहाँ पर ब्राह्मण महासभा के अध्यक्ष का ये स्टेटमेंट आपने सुना, लेकिन योगी सरकार पर सवाल उठाने के लिए सिर्फ समाजवादी पार्टी नहीं बल्कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के नेता आसिम बकार ने भी सवाल उठाए हैं, और उन्होंने तो कह दिया 4% वर्सेस 96%। विषय क्या है? हाल ही में लखनऊ में जो प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया गया, कल ही प्रधानमंत्री वहां पर मौजूद थे, इसे लेकर आसिम बकार ने बड़ा सवाल उठाया और ये कहा कि जो 3 मूर्तियां बीजेपी के शिखर पुरुषों की वहां पर लगी हैं, वो 3 मूर्तियां सिर्फ देश के 4% को रिप्रेजेंट करती हैं, 96% को रिप्रेजेंट नहीं करती। पच्चीस दिसंबर को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पीएम मोदी की तरफ से प्रेरणा स्थल के लोकार्पण को लेकर सियासत तेज हो गई है। ये सियासत प्रेरणा स्थल में लगाए गए मूर्तियों को लेकर हो रही है। प्रेरणा स्थल पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के साथ साथ दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी की भी प्रतिमाएं लगाई गई हैं। इसको लेकर ओवैसी की पार्टी के नेता आसिम वकार ने सरकार पर हमला बोला है। वकार ने कहा कि केवल ब्राह्मणों की मूर्तियां लगाकर पिछड़ों का अपमान किया गया है। ये सवाल उठाए कि 4% ब्राह्मणों की मूर्तियां लगाकर 96% को इग्नोर किया गया। पहली है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की, दूसरी पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की और तीसरी पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी की। तो मुझे लगा कि ये प्रेरणा स्थल है या पंडा स्थल है। पूरे भारतवर्ष में ब्राह्मणों की जो आबादी है वो 4 से 5%, जो सरकारी आंकड़ा है वो है 3 से 5% के बीच। मैं 4% एवरेज माने ले रहा हूं। तो 4% की आबादी वाले ब्राह्मणों की 3 बड़ी मूर्तियां लगाकर प्रेरणा स्थल बनाया जा रहा है, और 96%, 96% आबादी वाले लोगों में से कोई महापुरुष गुजरा ही नहीं। इसको लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने भी सवाल उठाए। हम तो प्रधानमंत्री जी का स्वागत करते हैं। पहली बार है कि उन्होंने अपने प्रेरणा पुरुष तीनों भाजपाई बनाए, वरना तो हमसे ही उधार ले रहे थे आज तक। कभी गांधी जी को अपना आराध्य मानते हैं, कभी पटेल साहब को आराध्य मानते हैं, अलग बात है। ना गांधी की नीतियों पर चलते हैं, ना पटेल साहब की नीतियों पर चलते हैं। पटेल साहब की नीतियों पर चलते तो आरएसएस को बैन कर देते। सिर्फ एक समाज के 3 चेहरों को ला करके लगाना कहीं ना कहीं आप विवादित चर्चाओं को विषय बना रहे हैं, और हर समाज का इस देश में अपना अपना कंट्रीब्यूशन है। ब्राह्मण समाज भी एक चैतन्य समाज है, उन्होंने बहुत से चेहरे भी दिए हैं।
एआईएमआईएम के साथ साथ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया। पूनावाला ने कहा कि उन्हें महापुरुषों में भी जाति दिखाई देती है। पहले मजहब के नाम पर बांटने का काम एमआईएम करती थी, अब एआईएमआईएम जाति के नाम पर महापुरुषों को बांट रही है। महापुरुषों में भी श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय जी और अटल बिहारी वाजपेयी जी में भी उनको जाति नजर आ रही है। वैसे इनका कहना क्या है? कल तक ये कह रहे थे कि हम ब्राह्मणों की उपेक्षा कर रहे हैं, आज कहते हैं कि ये ब्राह्मणों की तुष्टिकरण कर रहे हैं क्योंकि महापुरुषों की जाति इन्होंने देख ली। और कहते 4% वाले लोगों की मूर्तियां लगाई गई है राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल में। अरे आपके नाम में तो मुस्लिमीन है, ये तो 14% है, बाकी के 86% का क्या हुआ? तो मिस्टर आसिम वकार जी, एमआईएम के बड़े प्रबुद्ध नेता, अपनी पार्टी का नाम पहले एक बार मुस्लिमीन हटा के हिंदू कर दो। बहरहाल 3 प्रतिमाओं को लेकर जहां विपक्षी नेता जाति के नजरिए से सवाल उठा रहे हैं, तो वहीं बीजेपी की नसीहत है कि महापुरुषों को जाति के नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। आइए यूपी से आके आपको मुंबई लेकर चलते हैं। वहां पर भी एक राजनीतिक लड़ाई छिड़ी हुई है। बीएमसी का इलेक्शन जनवरी में है, लेकिन इस बीच देखिए जब 20 साल बाद ठाकरे बंधु साथ आ गए हैं तो वहां पर बटेंगे तो बिखरेंगे, उद्धव ठाकरे कह रहे हैं, बटेंगे तो पिटेंगे नारा भी गूंज रहा है। इन सब के बीच एक नाम जो इस वक्त जबरदस्त चर्चा में निकल कर आया है, वो नाम है यहाँ पर सुनील शुक्ला का। ठाकरे बंधुओं के हाथ मिलाते ही उन्हें मुंबई में एक नई चुनौती मिलने लगी है। एक बार हुआ नहीं कि अगला पलटवार भी सामने आ गया। वो सब ढोंगी है, ये खुलासा हो गया। हाँ, मैं एक बंदर हूं क्योंकि आप लोग उद्धव के साथ है, मौलानाओं के साथ हो, सभी जो मुसलमान समुदाय का तुष्टीकरण करने वाले उनके साथ हो। आगे बढ़ने से पहले जरा क्रोनोलॉजी समझिए। सुनील शुक्ला उत्तर भारतीय विकास सेना के अध्यक्ष हैं। राज ठाकरे के समर्थक संदीप देशपांडे ने जब बंटोगे तो पिटोगे वाले पोस्टर के जवाब में बयान दिया, तब सुनील शुक्ला ने ही ईंट का जवाब लोहे से देने की बात कही थी। संदीप देशपांडे ने सुनील शुक्ला को एआई जनरेटेड बंदर भी कहा था, जिसके जवाब में अब शुक्ला ने कहा है कि वो संदीप देशपांडे जैसे लोगों को भाव नहीं देते। सुनील शुक्ला ये एआई जनरेटेड बंदर है, तो मैं बताना चाहता हूं, हाँ मैं एक बंदर हूं, प्रभु श्री हनुमान जी का भक्त हूं और संकट मोचन भी हूं उत्तर भारतीयों के लिए। आपने अपमान किया है ना, बंदर का नहीं, आपने प्रभु हनुमान जी का अपमान किया है। जो हनुमान चालीसा भोंगा के सामने लगाने का जो आप लोग बात करते थे, हमारे हिंदू उत्तर भारतीय मुंबई में पीटा जा रहा है, महाराष्ट्र में पीटा जा रहा है, ये बंदर वादा करता है, ये बंदर वादा करता है मैं मेरे समाज को हनुमान जी की ताकत दूंगा, वो शक्ति दूंगा ताकि उनकी सुरक्षा हो। और संदीप देशमुख या देशपांडे ऐसे छोटे मोटे लोग को हम भाव भी नहीं देते। आगे बढ़ने से पहले कुछ सवालों पर ध्यान दीजिए। क्या उत्तर भारतीयों को लेकर उठाई जा रही आवाज राज और उद्धव ठाकरे के मराठी मानुष फॉर्मूले की काट है? क्या ये कांग्रेस या बीजेपी की ओर पारंपरिक तौर पर जाने वाले 28 से 30% उत्तर भारतीय वोट में सेंध लगाने की कोशिश है? क्या बीएमसी चुनाव से पहले उत्तर भारतीय वोटों के ध्रुवीकरण की कोशिश हो रही है? क्या उद्धव और राज ठाकरे के गठबंधन ने साफ कर दिया है कि उनका मुख्य एजेंडा मराठी अस्मिता ही होगा? और क्या बीएमसी चुनाव से पहले मराठी गौरव बनाम उत्तर भारतीय सुरक्षा बड़ा मुद्दा होने जा रहा है? किसी भी चुनाव से पहले चुनाव की जमीन तैयार होती है, जिसमें मुद्दे और पॉलिटिकल रिएक्शंस का शोर आप सुनते हैं। मराठी अस्मिता वर्सेस उत्तर भारतीयों को लेकर महाराष्ट्र में होने वाली राजनीति, ये कॉन्सेप्ट कोई नया नहीं है। महाराष्ट्र में जब भी चुनाव होते हैं ये आपको निकलकर सामने आता हुआ दिखाई देता ही है। लेकिन एक बार फिर बीएमसी इलेक्शन से पहले जब ये गूंज दिखाई दे रही है, हमने पॉलिटिकल पार्टी से भी ये सवाल पूछा कि आज के वक्त में इसके क्या मायने हैं। सुनील शुक्ला जी जो अपनी पार्टी लेकर आए हैं, ये शायद बीजेपी की कोई बी टीम होगी, क्योंकि बीजेपी नफरत फैलाना चाहती है, वो जाति जाति में लोगों को बांटना चाहती है। राज ठाकरे जी ने कभी किसी का अपमान नहीं किया। उन्होंने ये कहा है कि जो भी उत्तर भारतीय कोई भी जाति धर्म का व्यक्ति महाराष्ट्र और मुंबई का सम्मान करे। सिंपल सी बात है। इतनी छोटी सी बात अगर नहीं समझ पा रही है बीजेपी, तो हम क्या करें। मनसे के विरोध में ही उत्तर भारतीय सेना का स्थापना किया जा चुका है और उनका कहना है कि यदि मुंबई का कोई महापौर बनेगा तो वो एक भैया यानी एक
जिसे परप्रांतीय महाराष्ट्र के लोग कह रहे हैं वो बनेगा। नहीं, इस तरह के उत्तर भारतीय संगठन बहुत हैं। हम जो उत्तर भारतीय लोग हैं ना, हर व्यक्ति अपने आप में एक पॉलिटिकल आदमी होता है, तो हर आदमी अपने जेब में एक संस्था रखता है, तो इस संस्थाएं बननी चाहिए। इन संस्थाओं से जो जनतांत्रिक व्यवस्था है उसको भी ताकत मिलती है, सामाजिक गतिविधियों को ताकत मिलती है। शिवसेना के बंटवारे के बाद भी ये क्रम जारी रहा। अब जब बीएमसी के चुनाव आए हैं और 70,000 करोड़ से ज़्यादा का बजट है, उस बजट को देख करके दोनों दल एक हो गए, जिनमें गला काट प्रतियोगिता थी। और फिर वही अंध मराठीवाद और अंध उत्तर भारत विरोध प्रारंभ कर दिया है, जो इनके जीत की गारंटी रही है। उत्तर भारतीयों को टारगेट किया जा रहा है, वहां पर क्या कहेंगे आप? ये सवाल तो मेरा सब दिन से है कि उत्तर भारतीयों का रेस्पेक्ट न दिल्ली में मिल पाता है। हमारी स्थिति यहाँ भी दोयम दर्जा की है, और यही परिस्थिति आज बम्बई नगर की भी है। अच्छा, राज ठाकरे का तो आचरण ही और चरित्र ही रहा है उत्तर भारतीय के खिलाफ आग उगलने की। ऐसी परिस्थिति में मुझे उद्धव ठाकरे से ये उम्मीद नहीं है। वो अपने लिए कह रही है, क्योंकि पहले वो बटे हुए थे, फिर पिटे हुए थे। हम कहते हैं मिल के आओगे तब भी पिटोगे। चुनाव में पिटना तय है। राज साहब और उद्धव साहब मिल जाएं, कुछ होने वाला नहीं है, जमीन खिसक चुकी है। साहित्य की दुनिया में मुक्ति बोध का फेमस वाक्य है, पार्टनर तेरी पॉलिटिक्स क्या है। तो सुनील शुक्ला से भी हमने पूछा तेरी पॉलिटिक्स क्या है, पार्टनर तेरी पॉलिटिक्स क्या है, तो इस पर उन्होंने न सिर्फ ठाकरे बंधुओं का नाम लिया बल्कि महाराष्ट्र सरकार का भी नाम लिया। और उत्तर भारतीय जो है वो टारगेट बन रहे हैं, ऐसा कहना है पंडित सुनील शुक्ला का, जिनका अपना खुद का एक उत्तर भारतीय विकास संघ नामक एक राजनीतिक पार्टी है। सुनील जी, आपसे जानना चाहेंगे, इतने सारी समस्या एकाएक चुनाव के समय निकल कर आ चुकी है, आपका कहना है कि उत्तर भारतीयों को टारगेट किया जा रहा है, खासतौर पर भाषा के नाम पर, और आप ही ने ये नारा भी शुरू किया कि बटोगे तो पिटोगे और नहीं बटोगे तो नहीं पिटोगे। तो इसको लेकर आपकी वो कौन सा ऐसा अनुभव रहा जिसके चलते आपको इस प्रकार की पार्टी शुरू करनी पड़ी और ये विचारधारा बनी? कहीं ना कहीं हम उत्तर भारतीय परप्रांतीय जो महाराष्ट्र में रह रहे हैं, हम कट्टर हिंदू लोग हैं, लेकिन हमारे समाज के लोगों को जब मारा जा रहा था, राज ठाकरे के कार्यकर्ता के द्वारा मारा जा रहा है, जो हिंदू को बांटने का काम राज साहब ठाकरे कर रहा था, इसे रोकने का प्रयास हम लोग जाके सीएम साहब से मुलाकात करके आकर भी उससे जब रोका नहीं गया तो हमको कोर्ट जाना पड़ा, और हम कोर्ट गए, संवैधानिक तरीके से गए। और मैं समझता हूं कि मराठी समाज भी जागरूक हो चुका है कि ये केवल हिंदुओं को बांट रहा है, मुसलमान पर कोई हाथ नहीं उठा रहा है, केवल हिंदुओं को मारा जा रहा है। और जहां तक उत्तर भारतीयों का सवाल है, हम लोग का शोषण यहाँ पे आज से नहीं है, राज ठाकरे 2008 से कर रहा है। इसका प्रमाण आपको मैं देने की जरूरत नहीं है। आज हमारे लोग को जो पीटा जा रहा है, हमारी माताओं को कार्यालय में लेके जाके अगर पीटेंगे और हम चुप मार के बैठेंगे, ऐसा हो नहीं सकता है। तो उत्तर भारतीयों को संगठित करने का प्रयास हम कर रहे हैं। उत्तर भारतीय विकास सेना एक राजनीतिक पार्टी, नेशनल पार्टी है, और हम ये नहीं बोल रहे हैं कि हम केवल उत्तर भारतीयों को साथ में ले रहे हैं। यहां तक कि ओबीसी, एससी, एसटी, मराठी समाज के लोग यहाँ वंचित है, इनको भी हम साथ में ले रहे हैं। मैं आपके माध्यम से घोषित कर रहा हूं कि उत्तर भारतीय विकास सेना का 100 सीट मुंबई महानगर पालिका मेरे मराठी भाई ओबीसी, एससी, एसटी को दे रहा है। तो हमारी पार्टी कहीं भेदभाव नहीं कर रही है। हम सनातनी हिंदू लोग हैं, कट्टरवादी हिंदू लोग हैं। हमारे पार्टी में ना मुसलमान पदाधिकारी है, ना हम टिकट दे रहे हैं, ना हमको उनका वोट चाहिए, क्योंकि हमको 80% पर विश्वास है। लेकिन राज ठाकरे क्या कर रहा है? ये भाषा निधि कर रहा है, ये भाषा के राजनेता बनना चाहता है। और मराठी समाज जान गया है कि ये केवल 70,000 करोड़ का जो महानगर पालिका का जब बजट है ना, ये दोनों ठाकरे लूटना चाहते हैं। ये केवल पैसा लूटमार करने आने चाहते हैं, क्योंकि पहले राज ठाकरे नहीं था, आज राज ठाकरे साथ में आ रहा है। तो यहाँ एक तरफ बीएमसी इलेक्शन को देकर किस तरह से चुनावी बिसात बिछी हुई वो आपने देखा, लेकिन दूसरी तरफ बिहार में क्या हो रहा है? राबड़ी देवी अपना सर्कुलर रोड पर स्थित बंगला खाली कर रही हैं, और उन्हें जो नया बंगला आवंटित हुआ है उसमें सामान भी शिफ्टिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई है। लेकिन इतने पर बात खत्म नहीं होती, बंगले को लेकर राजनीति कैसे अभी भी जारी है, देखिए रिपोर्ट। आधी रात के आसपास पेड़ पौधों और गमलों से भरी गाड़ी पटना के 10 सर्कुलर रोड से निकली,
फिर दूसरी गाड़ियां फर्नीचर और घर का बाकी सामान लेकर निकली। तब सबको समझ में आया कि आखिरकार राबड़ी देवी करीब 2 दशक पुराना अपना आवास खाली कर रही हैं। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी अपने नए आवास में शिफ्ट होने की तैयारी शुरू कर चुकी हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि उनको जो 10 सर्कुलर रोड स्थित आवास मिला था, पहले पूर्व मुख्यमंत्री की हैसियत से और बाद में विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष की हैसियत से, पिछले ही महीने नवंबर के महीने में भवन निर्माण विभाग ने उन्हें इसकी जगह पर एक नया आवास 39 हार्डिंग रोड आवंटित किया था और उन्हें उस आवास में शिफ्ट होना था। हालांकि तब राज्य की तरफ से भारी विरोध किया गया था। ये तक कहा गया था राज्य के प्रदेश अध्यक्ष ने कि ये आवास जो है वह खाली नहीं किया जाएगा। लेकिन कल देर रात जब यहाँ पर हलचल हुई, गुरुवार की रात करीब 3 से 4 पिकअप वैन अंदर गई और उन वैन में कुछ सामान जो है वो निकला। खासतौर पे जो गमले थे, जो पौधे थे, वो निकाले गए। उसके बाद से ये कहा जाने लगा कि राबड़ी देवी जो है इस आवास को खाली करेंगी और नई जगह पर शिफ्ट होंगी। हालांकि आरजेडी अब भी आरोप लगा रही है कि राबड़ी देवी से राजनीतिक विद्वेष की वजह से बंगला खाली करवाया गया। राबड़ी देवी जी अविभाजित बिहार की माननीय मुख्यमंत्री रही है, विधान परिषद में विपक्ष की नेता है। आदरणीय श्रीमती राबड़ी देवी जी की आवास का सरकार जासूसी करवा रही है, उनको अपमानित करने का काम कर रही है। आदेश तो खाली करने का सरकार ने निकाल ही दिया। बदले की भावना से सरकार को काम नहीं करना चाहिए। सवाल है अब राबड़ी देवी और लालू परिवार कहां जाएगा? उनके पास कई विकल्प हैं। सरकार ने ही एक बंगला विधान परिषद में विपक्ष के नेता होने के नाते हार्डिंग रोड पर राबड़ी देवी को दिया है। तेजस्वी यादव के पास पोलो रोड पर एक बंगला है और वो विधानसभा में नेता विपक्ष होने के नाते एक बंगले के अधिकारी हैं। हालांकि इनसे अलग जेडीयू ताना कस रही है कि इस परिवार के पास बहुत सारी बेनामी प्रॉपर्टी भी है। उनको किसी सरकारी घर की जरूरत क्या है? उनके पास बेनामी संपत्तियां, उनके परिवार के सदस्यों के नाम पर जो दर्ज संपत्तियां हैं, उसके आधार पर वो बिहार के सबसे अमीर परिवारों में से एक हैं। तो वो कहीं भी रह सकते हैं। उनके लिए कोई किसी सरकारी आवास को लेकर के कोई उनके मन में चिंताएं नहीं है। कभी लालू यादव के मुख्यमंत्री रहते उनका परिवार एक अणे रोड में रहता था। ये मुख्यमंत्री आवास बिहार की सियासी ताकत का केंद्र बना रहा। फिर 2006 से 10 सर्कुलर रोड राबड़ी देवी के नाम अलॉट हुआ। इसके अलावा उप मुख्यमंत्री रहते तेजस्वी यादव को 5 देश रत्न मार्ग का बंगला मिला। माना जा रहा है कि तेजस्वी की वजह से ही राबड़ी देवी को अब ये बंगला छोड़ने की नौबत आ रही है। 2015 में नीतीश सरकार में तेजस्वी उप मुख्यमंत्री बने। उन्हें 5 देश रत्न मार्ग बंगला मिला। तेजस्वी ने इस घर को उप मुख्यमंत्री का स्थायी घर घोषित करवा दिया। 2017 में आरजेडी जेडीयू गठबंधन टूटा तो सुशील कुमार मोदी उप मुख्यमंत्री बने। तब तेजस्वी को 5 देश रत्न मार्ग बंगला खाली करने का आदेश मिला। तेजस्वी आदेश के खिलाफ पटना हाईकोर्ट गए, लेकिन 2019 में हार गए। हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि 5 देश रत्न मार्ग ही नहीं, सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों से भी सरकारी बंगले, गाड़ी और स्टाफ वापस ले लिया जाए। अभी तक नीतीश सरकार इस बंगले को छेड़ने से बचती रही, लेकिन इस बार एनडीए को मिले भारी बहुमत ने वो रहा सहा लिहाज भी खत्म कर दिया। बीजेपी कह रही है कि कानून अपना काम करेगा, लेकिन ताना कसने से बाज नहीं आ रही। पिछली बार इन लोगों ने जो है एयर कंडीशन, टोटी, बेड, लाइट सब कुछ जो है खोल के ले जाने का काम किया था। इस बार कम से कम इस बात का ख्याल रखना चाहिए लालू परिवार को और खासकर राबड़ी जी को कि घर से जो है सरकारी जो संपत्ति है उसको अपने साथ ना ले जाएं, सरकारी संपत्ति छोड़ करके जाएं। और अच्छी बात है, कानून का पालन कर रहे हैं ये लोग। कानून तो सबके लिए है ना, नियम तो सबके लिए है। आप कुछ है ही नहीं उस लायक। जब उस लायक नहीं है, आप जिस लायक हैं आपका आवंटन तो मिल ही गया है ना, आवास आवंटन हो गया है। ये नहीं कि आपको रोड पर बाहर कर दिया गया है। तो बांग्लादेश में इस वक्त जो परिस्थितियां बनी हुई हैं उस पर भारत सरकार ने भी रिएक्ट किया है। विदेश मंत्रालय से रणधीर जायसवाल लगातार ये कह रहे हैं कि भारत सरकार उस पर करीब से नजर बनाए हुए है और इन सब के बीच दीपू दास के बाद एक और अल्पसंख्यक हिंदू की वहां पर हत्या हुई है। भारत में कैसे इस पर रिएक्ट किया जा रहा है, उसमें एक बड़ा नाम पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ये कह रहे हैं अब कि जिस तरह से बांग्लादेश में परिस्थितियां बिगड़ी हुई हैं, अगर हिंदू एकजुट नहीं हुए तो ऐसा भारत में भी हो सकता है।
एकजुट नहीं हुआ तो वो दिन दूर नहीं जब भारत के और छत्तीसगढ़ के चौराहों पर ऐसा जो बांग्लादेश में हुआ वो देखा ना जाए। वहाँ जो हुआ वो गलत है, वहाँ होता है, यहाँ ये यही करते हो ना आप। ये बांग्लादेश के मुसलमानों ने जो किया उसका मैं निषेध करता हूँ। धीरेन्द्र शास्त्री जी का जो वक्तव्य है वो चेतावनी देने वाला है, वो हिंदुओं को चेता रहे हैं। ये भारत में छत्तीसगढ़ के चौराहे पर और बहुत जगह ऐसा हो सकता है। मैं पूछना चाहता हूँ, देश में रहने वाले जय भीम बोलने वाले रावण वो कहाँ हैं? सेकुलरिज्म पाठ पढ़ने वाले वो लोग कहाँ हैं? यदि हिंदू एक आज नहीं हुआ, हिंदू एकजुट नहीं हुआ तो वो दिन दूर नहीं जब भारत के और छत्तीसगढ़ के चौराहों पर ऐसा जो बांग्लादेश में हुआ वो देखा ना जाए। बांग्लादेश में हुए हिंदू युवकों की हत्या के विरोध में पूरे देश में उबाल है। बांग्लादेश में फैली हिंसा, अराजकता और हिंदू अल्पसंख्यकों पर अत्याचार का कड़ा विरोध भारत में हो रहा है। झंडे, पोस्टर, पुतले जलाए जा रहे हैं। 2 दिन पहले देश भर में इसके खिलाफ जोरदार प्रदर्शन भी हुए थे। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रही हिंसा के खिलाफ जहां एक तरफ प्रतिरोध हो रहा है तो वहीं इसमें अब कथावाचक भी कूद पड़े हैं। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा है कि अगर हम चाहते हैं कि बांग्लादेश जैसी स्थिति भारत में कभी पैदा न हो तो हिंदुओं को एकजुट होना होगा। धीरेन्द्र शास्त्री ने चेतावनी भी दी कि अगर आज हिंदू एकजुट नहीं हुए तो जैसा बांग्लादेश में चौक चौराहों पर हो रहा है ऐसा भारत में भी होने की आशंका है। हम भारत में केवल एक संदेशा देना चाहते हैं कि यदि बांग्लादेश जैसी स्थिति आप अपने भारत में नहीं देखना चाहते तो यही समय है, सही समय है, अभी नहीं तो कभी नहीं। यदि हिंदू एक आज नहीं हुआ, हिंदू एकजुट नहीं हुआ तो वो दिन दूर नहीं जब भारत के और छत्तीसगढ़ के चौराहों पर ऐसा जो बांग्लादेश में हुआ वो देखा ना जाए। भारत विश्व गुरु बने और जब तक भारत हिंदू राष्ट्र नहीं हो जाएगा हम यात्राएं करते रहेंगे। छत्तीसगढ़ की यात्रा उधार। छत्तीसगढ़ के भिलाई में हनुमंत कथा के लिए पहुंचे धीरेन्द्र शास्त्री ने मंच से ही बांग्लादेश हिंसा पर अपनी कड़ी प्रतिक्रिया दी। साथ ही एक बार फिर हिंदू राष्ट्र का आह्वान भी किया। बांग्लादेश की जो करतूत अभी हुई है, 2 दिन पहले जिंदा हिंदू को जलाया गया, सिर्फ इसलिए जलाया गया कि वो हिंदू था। भारत में रहने वाले सनातनी हमारी बात कान खोलकर सुन लो। जब बांग्लादेश में हिंदू होना गुनाह अपराध है तो ये सोचनीय विषय है। वो दिन दूर नहीं जब भारत में भी हिंदू होना अपराध होगा। यही समय है, सही समय है, अभी समय है हिंदू एकता का और हिंदू राष्ट्र का। धीरेन्द्र शास्त्री के बयान पर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। कांग्रेस ने पूछा है कि क्या आप चाहते हैं कि वहां जो हो रहा है वो यहां भी अल्पसंख्यकों के साथ हो। इसको लेकर बीजेपी कांग्रेस क्या कुछ कह रही है, आपको सुनाते हैं। अरे हिंदू यहाँ बड़े तादाद में है, क्या सवाल है। बांग्लादेश में जो हुआ बिल्कुल गलत था, मैं उसका निषेध करता हूँ। इस तरह का होना बिल्कुल गलत। बेगुनाह को मारना ये इस्लाम में कभी भी अच्छा नहीं समझा गया है, बहुत बुरी बात समझी गई है। वहाँ जो हुआ वो गलत है, वहाँ होता है, यहाँ ये यही करते हो ना आप। यहाँ मुसलमानों का लिंचिंग का कम करते हो, लेकिन यहाँ हो रहा है वहाँ इसलिए उधर होना चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं। ये गलत बात है। ये बांग्लादेश के मुसलमानों ने जो किया उसका मैं निषेध करता हूँ। धीरेन्द्र शास्त्री जी का जो वक्तव्य है वो चेतावनी देने वाला है। वो हिंदुओं को चेता रहे हैं कि आप देख लो, और उनके वक्तव्य में सच्चाई है। तो आज बांग्लादेश में भी जो घटनाएं घट रही हैं वो चरमपंथियों का द्वारा अल्पसंख्यकों पर अत्याचार किया जा रहा है। बांग्लादेश में हो रही हिंसा को लेकर संतों में भी काफी आक्रोश है। धीरेन्द्र शास्त्री के हिंदू राष्ट्र वाले आह्वान पर अयोध्या के संत क्या कुछ कह रहे हैं, ये भी सुनिए।
बाबा बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री जी ने जो भी उन्होंने कहा है, बिल्कुल उन्होंने सत्य कहा है। इसका हम समर्थन करते हैं। क्यों? कट्टरपंथी जिहादियों की संख्या जहां अधिक है और हिंदुओं की संख्या कम है, वहां हिंदुओं से पूछो कितना अत्याचार कर रहे हैं। संस्कृति सनातन को भ्रष्ट करने में लगे रहते हैं, कहीं उनके त्योहारों पर भ्रष्ट करने में लगे रहते हैं। और अब मैं बताना चाहता हूं कि जो बांग्लादेश में एक दीपक दास को मार मार के और उसके बाद पेड़ों में लटका दिया गया, जिंदा जला दिया गया, ये भारत में छत्तीसगढ़ के चौराहे पर और बहुत जगह ऐसा हो सकता है। अगर हिंदू एकजुट नहीं होगा, हिंदुओं में एकता नहीं होगा, तो ऐसी स्थिति आ सकता है। वो समय दूर नहीं है जिस तरह बांग्लादेश में एक दलित व्यक्ति को पीटा जाता है, मारा जाता है, उसको जिंदा जलाया जाता है, उसके घर परिवार को पीटा जा रहा है। और एक व्यक्ति के कारण, जोगिंदर मंडल के कारण, जिन्होंने जो है अपनी सत्ता और अपनी जो है पद प्रतिष्ठा पाने के लिए लाखों हिंदुओं को जो है प्राण जो है लेने का काम किया है। मैं पूछना चाहता हूं, देश में रहने वाले जय भीम बोलने वाले रावण वो कहाँ हैं? सेकुलरिज्म पाठ पढ़ने वाले वो लोग कहाँ हैं? और बांग्लादेश में हो रहे अत्याचार के विरोध में इस बीच आपको बता दें, कोलकाता में बांग्लादेश हाई कमीशन की तरफ नेता विपक्ष शुभेंदु अधिकारी निकले हैं और कुछ हिंदू साधु संतों के साथ उन्होंने मार्च किया और आगे बढ़ते हुए वो पहुंचे हैं। बांग्लादेश में एक हफ्ते में 2 हिंदुओं की हत्या हुई, जिसके बाद आप तस्वीरों में भी देख रहे हैं कि गले में जो पोस्टर लटकाया है उसमें दीपू दास और फिर अमृत मंडल की हत्या हुई। तो उनकी तस्वीरों के साथ ये मार्च किया है। बड़ी संख्या में साधु संत भी कोलकाता में बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसकी ये तस्वीर आपको इस वक्त हम दिखा भी दे रहे हैं। जहां तक आपकी नजर जाएगी आपको वहां पर साधु संत खड़े हुए दिखाई देंगे। शुभेंदु अधिकारी ने बांग्लादेश हाई कमीशन को इस विषय पर ज्ञापन भी सौंपा है। उनसे बात की हमारी सहयोगी श्रेयसी ने। सर आप दीपू दास से बात की है, आज क्या बोला उन्होंने? मैं बात करके बताऊं। ये लोग बैठने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन इतना पब्लिक प्रेशर हिंदू का संग शक्ति देख लिया, उसका बाद मीटिंग करेगा, क्या एक्शन लिया। नहीं तो गंगासागर मेला का बाद सब साधु गंगासागर होते हुए यहाँ आकर बैठ जाएगा। 1000 नहीं 5 लाख साधु यहाँ बैठ जाएगा। हिंदू के ऊपर अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। हाँ तो वो ठीक है, वो उनका पुलिस का काम करेगी। ये साधु समाज शांतिपूर्ण तरीके से करेगा। साधु समाज कहीं पुलिस का साथ, वो भी हमारी हिंदू भाई है, कोई झड़प में नहीं जाएगा। लखनऊ में कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम था, वहां पीएम ने राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया, लेकिन इस कार्यक्रम के बाद जो हुआ वो आज चर्चा में है। लखनऊ के लोगों ने बाहर जाए गए गमलों को किस तरह से लूटा और कैसे लूटने की होड़ मच गई, और इस खास तहजीब की एक झांकी आप भी देखिए। राष्ट्र प्रेरणा स्थल हमें संदेश देता है कि हमारा हर कदम, हर पग, हर प्रयास राष्ट्र निर्माण के लिए समर्पित हो। सबका प्रयास ही विकसित भारत के संकल्प को सिद्ध करेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने जिस राष्ट्र प्रेरणा स्थल से राष्ट्र निर्माण और समर्पण का संदेश दिया, उसी के बाहर लखनऊ के लोग राष्ट्र निर्माण को भूलकर निजी निर्माण कार्य में लग गए। चोरी करनी गमले, मोदी जी गए गमला चुराना शुरू कर दिया। ये देखिए लूट मची हुई है, लूट। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। गाड़ी का नंबर लो। 8926। उत्तर प्रदेश को, पूरे देश को इस आधुनिक प्रेरणा स्थली की बधाई देता हूं। और जैसा अभी बताया गया और वीडियो में भी दिखाया गया कि जिस जमीन पर यह प्रेरणा स्थल बना है, उसकी 30 एकड़ से ज्यादा जमीन पर
कई दशकों से कूड़े कचरे का पहाड़ जमा हुआ था। पिछले 3 वर्ष में इसे पूरी तरह खत्म किया गया है। इस प्रोजेक्ट से जुड़े सभी श्रमिकों, कारीगरों, योजनाकारों, योगी जी की और उनकी पूरी टीम को भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। सुना आपने, जिस जमीन पर कूड़े का पहाड़ था उसे कड़ी मेहनत के बाद प्रेरणा स्थल बनाया गया। पीएम ने इसके लिए यूपी सरकार को बधाई भी दी, लेकिन लोगों ने इस बधाई का जवाब कैसे दिया? बीते दिन देश भर में क्रिसमस का सेलिब्रेशन था और अगर आप भी उन लोगों में से एक हैं जो ऑनलाइन डिलीवरीज अक्सर लेते हैं और हो सकता है आपके घर में भी ऑर्डर देर से पहुंचा हो, क्योंकि 25 दिसंबर को गिग वर्कर्स ने हड़ताल की थी और 31 दिसंबर को फिर करेंगे, ये खबर है। लेकिन 5-10 मिनट की डिलीवरी जिसमें आपके घर जल्द से जल्द सामान पहुंचाने का चैलेंज उनके पास रहता है, क्या उनके चैलेंजेस हैं, क्या उनकी परेशानियां हैं, क्यों ये कदम उठाना पड़ा, इस पर हमारे सहयोगी रवीश रंजन शुक्ला ने उनसे बात की। हमारे देश में जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आपके घर पर सामान और जो खाना पहुंचाते हैं, इनको हम गिग वर्कर बोलते हैं। ये बहुत ही विपरीत हालात में काम करते हैं और सबसे बड़ी बात है कि इनके लिए कोई भी कायदे कानून नहीं बने हैं कि कितने घंटे काम करेंगे, कितने वक्त पर डिलीवरी करेंगे और कितना पैसा मिलेगा। यही वजह है कि ये जो गिग वर्कर हैं, 25 तारीख को इन्होंने हड़ताल की थी और फिर से 31 तारीख को इन्होंने हड़ताल करने का ऐलान किया है। अब आप देखिए इनका ये 28 रुपये, 42 रुपये, 47 रुपये ये ऑर्डर रेट है और ऐसे पैसे मिलते हैं। एक तो 5 मंजिल पर कस्टमर कहता है जी हाथ देखो, मोबाइल दिख रहा है, टॉर्च दिख रही है। अब बताओ हम 5 मंजिल नीचे से जीना से जाएंगे, फिर रेस्टोरेंट 3-3 मंजिल पे, वो भी हम जीना से जाएंगे। 20 रुपए का ऑर्डर है, आधे घंटा हम वेट करेंगे, ना हमें वेटिंग टाइम है ना हमें कुछ, बस खाली कर घिच्चड़ बने हुए करते रहो काम। आप ये बताओ कितने दिनों से आप काम कर रहे हैं? सर 2-3 साल हो गए सर मुझे। अच्छा, कितना रोज कमा लेते हैं? देखो सर आप ही देख लो, 2 घंटे हुए हैं और काम देखो। 2 घंटे में पेट्रोल भी अपनी फूक रहे हैं सर हम। देखो 20 रुपए का बजाय कहाँ लेके जाना है, 2 किलोमीटर लेके जाना है 20 रुपए में। 20 रुपए में 2.5 किलोमीटर ये पहुंचाना है, 2.5 किलोमीटर 20 रुपए इनको मिलेगा। और 4 मंजिल पर होगा, 5 मंजिल पर होगा, 10 मंजिल पर होगा, कुछ नहीं कहा जा सकता। और इनको 2 घंटे का टाइम हुआ है। हाँ जी 2 घंटे हो गए, 60 रुपए का काम हुआ है, उसमें पेट्रोल भी फूक गई मेरी। 2 घंटे में 60 रुपए का काम किया है और पेट्रोल भी। हाँ अपनी बाइक चला रहा हूँ, वो भी अपनी जा रही है। हाँ मेरा एक बार फोन छीन लिया था, खाना भी छीन लिया था और मारा भी था और बोला कि जाओ जिसको बोलना बोल दो। कंपनी ने कुछ नहीं सुना। 2 किलोमीटर उसके बाद से वो गेट बंद है, पीछे से जाइए 4 किलोमीटर चले जाइए, रेट मिलेगा 2 किलोमीटर का ही। सर अभी वाकया ये 6 महीने से चल रहा है सर, जो कि आज हमारा ये पहले कंडीशन सही था। अब ये क्या हुआ है 6 महीने से कि हम 12 घंटे काम कर रहे हैं, 600 रुपये का भी काम नहीं हो पा रहा है। 600 रुपये का भी काम नहीं हो पा रहा। 600 रुपये का। ये लोग तो जो बोल रहे हैं, ये क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं। हकीकत ये है अगर 12 घंटे काम करके आप 11 बजे ऑन करता हूँ, 11 बजे रात को जाता हूँ, आपको लेट हो गया, बैटरी लेने चले गए, वो 230 रुपये भी नहीं देगा। उसी में आदमी क्या करता है, दूसरी गिग बुक करके 2 बजे तक कर रहा है। लेकिन मैं तो 11 बजे से 11 बजे 12 घंटे का काम कर रहा हूँ, लेकिन उसमें सिर्फ 600 रुपये का काम हो रहा है। अगर वो 230 रुपये हमारा ऑर्डर पूरा हो गया कभी, तब वो 230 रुपये दे देता। 830 रुपये, जिसमें कि 125 रुपये हमारा जीप की गाड़ी है वो काट लेगा। अब आप देख लो उसमें माइनस करके कितना बच रहा है।